गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मैक क्लासेस में। मैं शेखर सैनी। हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा काल की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जान रहे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में अब तक हमने क्या पढ़ा है? सिंधु घाटी का इतिहास पढ़ा है। सिंधु घाटी के इतिहास के बाद हमने पढ़ा है सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी की उत्पत्ति के ऊपर जो विवाद था उसके बारे में हमने अब तक जाना है। दोस्तों आगे देखते हैं सिंधु घाटी का सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग और धर्म को जानने से पहले आप सभी के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों चलो आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों जो हड़प्पा काल का सामाजिक वर्ग है, हड़प्पा काल के सामाजिक वर्ग में तीन तरह का विभाजन देखा जाता है, तीन स्तरीय विभाजन देखा गया है या तीन वर्गों में विभाजित देखा गया है आपका हड़प्पाई काल का सामाजिक वर्ग। कैसे? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, तीन भागों में विभाजित है। दोस्तों कुछ में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, तीन वर्गों में विभाजित है। कैसे देखा गया है दोस्तों? इस चीज का पता कोई साहित्यिक प्रमाण से तो नहीं लगा, क्योंकि साहित्यिक प्रमाण तो आपके मिलते ही नहीं है हड़प्पा काल से, क्योंकि हड़प्पा काल में कोई भी साहित्यिक प्रमाण नहीं है। तो कैसे मिलते हैं कि स्रोत के माध्यम से हम लिखते हैं, जो हमें स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उसी के आधार पर इतिहास लिखा गया है हड़प्पा काल का। इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको स्रोत के आधार पर या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा काल आता है, तो कैसे हमें ज्ञात हुआ कि ये तीन वर्गों में विभाजित है? दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। जो पुरातात्विक साक्ष्य कैसे? जैसे कि नगर का जो नियोजन है वो कैसे देखने को मिलता है आपको? नगर ऊंचा और निचला नगर मिलता है। ऊंचे नगर में जो दुर्ग वाला नगर है, जो ऊंचाई पर बसा है, उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, क्योंकि वहां पर जो मकान मिले हैं उच्च कोटि के मिले हैं, जो वहां पर उपकरण है वो भी उच्च कोटि के हैं। और जो आपको निचला नगर मिलता है दोस्तों, वो क्या है? वो निम्न नगर में जो आपके किसान वर्ग या मजदूर वर्ग या दास वर्ग रहता होगा, क्योंकि वहां पर जो मकान या जो वहां पे उपकरण मिले हैं वो निम्न कोटि के मिले हैं। ऐसे ही समाधान जो कब्रें मिली हैं उसमें भी जो उच्च वर्ग की जो दुर्ग से जो कब्र मिली है, जो वहां से समाधान मिला है, तो वहां से क्या मिला है कि आपको देखने को मिलता है कि वहां पर आभूषण मिलते हैं। कब्र से जो जीवाश्म मिले हैं उसको आभूषण से युक्त हैं। और जबकि जो निम्न वर्ग या निचला नगर से क्या मिलता है? निचला जो नगर है वहां से उच्च आभूषण या आभूषण जैसी कोई चीजें, या फिर मृण मृत्तिकाएं के आभूषण या मिट्टी के बने आभूषण के प्रयोग किया गया है। दोस्तों तो इस तरीके से देखा गया है कि जो सामाजिक वर्ग है हड़प्पा काल का तीन वर्गों में विभाजित था। तो उच्च वर्ग में कौन लोग थे? तो माना गया है कि शासक वर्ग संभवतः पुजारी वर्ग रहा होगा। मध्य वर्ग में कौन? व्यापारी वर्ग और वाणिज्य वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा काल के लोग व्यापार वाणिज्य में भी लिप्त थे। तो आगे देखोगे आप निम्न वर्ग, जिसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग व दास वर्ग है, वो किस में आता है? निम्न वर्ग में आता है, क्योंकि वो जो निचला नगर है उससे संबंधित है। दोस्तों तो सामाजिक वर्ग कितने वर्गों में विभाजित है? क्वेश्चन पूछेगा, तीन वर्गों में विभाजित है। कोई कैसे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। वैसे देखा जाए तो ये कोई सामाजिक वर्ग कोई वर्ण पर आधारित नहीं, क्योंकि वर्ण किसकी अवधारणा है? वैदिक काल की अवधारणा है। वर्ण यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वर्ण यहाँ पर मतलब ही नहीं है वर्ण का, क्योंकि हड़प्पा काल में कोई भी वर्ण विभाजन देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि साहित्य नहीं है। तो सिर्फ हमने ये आर्थिक विभाजन देख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक विभाजन ही तो है ना आज भी। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, किस तरीके का विभाजन होता है कि आर्थिक विभाजन है। किस आधार पर हमने ज्ञात किया? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संभवतः हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, संभवतः, लेकिन ये मात्र सत्तात्मक समाज नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर किस बात पर किस चीज से खंडन होता है इस मात्र सत्तात्मक समाज का? संभवतः जिसने कहा है कि अवधारणा यह है कि ये समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, उसने अपने तर्क में, इन लोगों ने, जिन इतिहासकारों ने अपने तर्क में ये तर्क दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती है, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा हो रही है, इस वजह से, या मातृ देवी का चित्रण मिलता है, इस वजह से ये समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा। लेकिन इस बात का खंडन इस तथ्य के आधार पर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कालीबंगा से एक डांसिंग गर्ल मिली है, जो कि पूरी तरीके से क्या है? नग्न अवस्था में है। सिर्फ उसने पाजेब और क्या पहनी है? चूड़ियां पहनी है, आभूषण पहने हैं, बाकी वह पूरी तरीके से नग्न अवस्था में मिलती है। तो इस तरीके की जो मूर्ति मिली है उसका संबंध निकाला जाता है कि शायद संभवतः हड़प्पा काल में वैश्यवर्ती जैसी चीजें रही होंगी। यदि मातृ सत्तात्मक समाज रहता तो वैश्यवर्ती जैसी चीजें नहीं होती। तो इस बात से जो पितृ सत्तात्मक वाले जो आपके
इतिहासकार हैं जो इस चीज का मत देते हैं कि ये मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था, वो इस बात पर खंडन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर डांसिंग गर्ल जैसी और चीजें मिली हैं, इसके आधार पर वो इस चीज का खंडन करते हैं कि ये समाज मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था। आगे देखते हैं, प्राप्त साक्ष्य के आधार पर ऐसे अनुमान लगाए थे कि हड़प्पा सभ्यता में वेश्यावृत्ति थी, जो मैंने अभी बताया आपको, वेश्यावृत्ति डांसिंग गर्ल जो मिली है उसी के आधार पर ये चीज लिखी गई है कि वेश्यावृत्ति की जैसी चीजें शायद हड़प्पा काल में रही होंगी। ठीक है, हड़प्पा के लोग आभूषण प्रेमी थे। जो हड़प्पा के लोग हैं वो किसके प्रेमी हैं? आभूषण प्रेमी देखे गए हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों दोनों के दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, दोनों आभूषण पहनते, दोनों के दोनों आभूषण का प्रयोग कर रहे थे। हड़प्पा के लोग मनोरंजन के लिए किस चीज का? शतरंज का प्रयोग कर रहे थे। मनोरंजन के लिए किसके? शतरंज खेलते थे, उसका प्रयोग करते थे। दोस्तों आगे देखते हैं, शासन व्यवस्था संभवतः पुजारी या व्यापारी के हाथ में रही होगी। अब बात शासन व्यवस्था है, क्योंकि अब मैंने कहा कि साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते तो शासन व्यवस्था कैसे पता चलेगा? तो ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से नगर बसाए गए हैं, जिस तरह की व्यवस्था हड़प्पा की है, वैसे पुजारी वर्ग वैसे भी संभवतः आदिकाल और इसके बाद परवर्ती काल में भी, आदिकाल और परवर्ती काल में भी पुजारी वर्ग हमेशा किससे जुड़ा हुआ रहा है? शासन वर्ग से जुड़ा रहा है। तो पुजारी वर्ग के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि प्राचीन काल में और प्रवर्ती काल में दोनों में पुजारी वर्ग हमेशा शासक वर्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद संभवतः शासक वर्ग जो रहा होगा पुजारी वर्ग रहा होगा। लेकिन एक तर्क ये भी दिया गया है, एक अवधारणा ये भी है कि व्यापारी वर्ग शायद क्या रहा होगा? शासन व्यवस्था से जुड़ा। क्यों शासन व्यवस्था से जुड़ा होगा? क्योंकि जिस तरीके से नगर बसाए गए हैं, जिस तरीके से व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया है, व्यापार को जितनी बढ़ोतरी मिली है, मुद्राएं मिली हैं, ये सभी के सभी उत्पत्ति या ये सभी दिमाग की उपज एक व्यापारी की हो सकती है, एक व्यापारी वर्ग की हो सकती है। इस तरह की शासन व्यवस्था एक व्यापारी वर्ग ही चला सकता है। तो इस आधार पर कहा गया है कि शायद व्यापारी वर्ग शासन वर्ग से जुड़ा होगा या शासक वर्ग से जुड़ा होगा। तो दोनों के पक्ष में अपने अपने तर्क हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, अब चलते हैं, समाज हो गया पूरा, इतना ही हमने समाज में देखा। अब आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। अब हड़प्पा काल की अर्थव्यवस्था पर बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी दोस्तों? तो आपको पता होगा कैसी थी कि यहाँ पर व्यापार भी होता था, यहाँ पर कृषि भी हो रही थी। व्यापार कृषि दोनों व्यापार वाणिज्य कृषि शिल्प ये सभी के सभी इस हड़प्पा काल के इस अर्थव्यवस्था का आधार या भाग हैं या अंग हैं। तो देखिए, ये सभ्यता अधिशेष उत्पादन पर आधारित थी। अधिशेष उत्पादन उसको बोलते हैं दोस्तों, जितनी हमारी जरूरत होती है उतना, यानी मान लो कि हमारी जरूरत अनाज की, मान लो कि हमारी अनाज की जरूरत कितनी है? 90 इकाई है, 90 यूनिट हमारी अनाज की जरूरत है और हम कितना उत्पादन कर रहे हैं? 100 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम 100 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं और हमारी जरूरत कितनी है? 90 जरूरत है हमारी नीड कितनी है? 90 है। उत्पादन हम कितना किया? 100 किया। प्रोडक्शन हमने कितना किया? 100 किया। नीड हमारी कितनी की थी? 90 की थी। तो सरप्लस या कितना अंतर बचा? 10 यूनिट हमारा अंतर आया। 10 यूनिट हमारा क्या आया? अंतर आया। यानी 10 का क्या कर रहे हैं हम? अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं सरप्लस, इसी को बोलते हैं क्या? अधिशेष उत्पादन। तो क्या अर्थव्यवस्था कैसी थी? अधिशेष उत्पादन पर आधारित थी। यदि अधिशेष उत्पादन होगा, 10 यूनिट अधिक होंगी, तो 10 यूनिट का हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। भाई अगर हमारे पास 10 हम ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, हमारी नीड से, हमारी जरूरत से ज्यादा अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, तो जितना अधिक उत्पादन होगा उसको हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। मान लो कि एक किसान होता है, किसान खेत में, यानी जो मान लो अनाज की उगाई हुई अनाज से हमने अनाज प्राप्त किया, उसने जाकर फसल का जो उत्पादन आया उस पर उसने अपना मतलब उसको प्राप्त हुआ प्राप्त अनाज में मान लो कि उस किसान की जरूरत 5 क्विंटल थी और उसने 20 क्विंटल को उगाया है, उसने 20 क्विंटल का उत्पादन किया है अपने खेत से। तो उसके पास कितना एक्स्ट्रा है? 15 एक्स्ट्रा है, 15 यूनिट एक्स्ट्रा है उसके पास। 20 यूनिट मिली, 5 यूनिट उसकी खुद की खपत थी। तो 20 यूनिट में से जो उसको 5 की खुद की खपत थी, 15 यूनिट जो बची है, तो 15 यूनिट का क्या करता है किसान? बेच देता है, मंडी में जाता है या किसी और को बेच देता है। उसे बेच के वो क्या कर लेता है? पैसा उसके पास आता है, उसके पास मुद्राएं आती हैं। तो मुद्राओं से क्या करता है? उस 15 यूनिट की मुद्राओं से वो कुछ और खरीदेगा, कुछ और करेगा। जिस चीज से उत्पादन के इनकम हुई है, इस इनकम से कुछ और करेगा। यानी क्या कर रहा है? व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा है, सर्किल बन रहा है। कुछ वो खरीदेगा, कुछ उसने बेचा। इस तरीके से एक व्यापार की चेन बनती है, व्यापार चलता है। इसी से अर्थव्यवस्था चलती है दोस्तों।
तो अधिशेष उत्पादन है, इसका मतलब व्यापार को प्रोत्साहन होना ही होना है। ठीक है, तो देखते हैं कहां से कि अधिशेष उत्पादन का एक दूसरा ये भी होता है कि मान लो कि उन्हें 20 उसने यूनिट को उत्पादित किया, तो 5 क्विंटल जो उसने रखा, 5 क्विंटल में से भी क्या करेगा, 3 क्विंटल वो रिजर्व में रख देगा, 2 क्विंटल उसने रखा, 3 क्विंटल इसने रिजर्व में रखा कि कभी ऐसा हो जाए आने वाले समय में फसल ना हो पाए, अनाज ना हो पाए, तो 3 क्विंटल उसके पास रखा है, 2 क्विंटल की उसकी नीड है, तो उसमें से निकाल के वो खाता रहेगा। उस रिजर्व को भी क्या कहते हैं, तो रिजर्व अगर कोई कर रहा है, रिजर्व कब तब करेगा जब अधिशेष उत्पादन होगा। रिजर्व तभी तो करेगा ना जब नीड का ही पूरा नहीं पड़ रहा हो, तो फिर कैसे अधिशेष उत्पादन का क्या रिजर्व करेगा। तो जो अन्नगार मिलता है लोथल और कालीबंगा से, जो अन्नगार मिले हैं, तो अन्नगार किस चीज के ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अधिशेष उत्पादन कर रहे थे। वे लोग अधिशेष उत्पादन कर रहे थे, तभी तो उन्होंने अन्नगार बनाया है। जो आपकी सरकारें आपसे जो अनाज लेके रिजर्व कर देती हैं, वो रिजर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई आपदा आ जाए या महामारी आ जाए, उसमें हम क्या करें, उसमें से निकालें और कोई भूख से ना मरे। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उस अनाज को रिजर्व कर लेते हैं। अन्नगार के साक्ष्य भी, यानी रिजर्व के साक्ष्य भी, आपके अनाज जो रिजर्व हो रहा था वो लोथल और कालीबंगा से उसके साक्ष्य मिले हैं, यानी अधिशेष उत्पादन हो रहा था। इसका अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यापार चल रहा था, ये आप सभी जानते हैं। कृषि में क्या क्या उगाया जा रहा था, तो गेहूं कहां से साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से साक्ष्य मिले हैं गेहूं के। अब कृषि के देख रहे हैं कि कृषि में क्या क्या उगाया जा रहा था, कृषि में क्या क्या उत्पादन किया जा रहा था। तो गेहूं के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले हैं। जौ के देखो बनवाली से मिले हैं, जौ के साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। जब जौ है इसका मतलब जौ का उत्पादन हो रहा था। धान के साक्ष्य लोथल रंगपुर के मोहरे हैं, मोहरे के पीछे जो एक भूसी मिली है, जो रंगपुर से क्या मिला है, मोहर के पीछे से किसकी मिली है, धान की भूसी मिली है। ये मूलतः कैसी फसल है, ये मूलतः भारतीय फसल है, ये बाहर से आयात फसल नहीं है। गेहूं जो बाहर से आयात फसल में आते हैं। जो आपका धान है मूलतः कैसी फसल है, भारतीय फसल है। बाजरा ये भी कैसी मूलतः फसल है, भारतीय फसल है। कहां किसे साक्ष्य मिले हैं, लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं। कपास आपकी मेहरगढ़ की हड़प्पा के पूर्व काल के लगभग 4000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। 4000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं कपास के, जो हड़प्पा से भी पूर्व है। ठीक है, यानी आपकी प्राक हड़प्पा से मिले हैं। पशुपालन में देखिए, पशुपालन में क्या क्या कर रहे थे, देखा गया गाय का कोई किसी चीज पर चित्रण नहीं मिला है, किसी चीज पर अंकन नहीं मिला है गाय का, क्योंकि सांड का मिला है। कुबड़े वाले सांड का सबसे अधिक अंकन मिला है मृण मूर्तियों पर। तो कुबड़े वाला अगर सांड है तो गाय होना भी बिल्कुल बात है कि संभव होगा, क्योंकि कोई सांड कहीं से आ नहीं गया, टपक नहीं गया। कहीं ना कहीं अगर सांड का चित्रण मिला है, गाय का भी होगा। बस क्यों नहीं गाय दिखाई गई, क्योंकि ये जो आपकी अर्थव्यवस्था, हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, कृषि का काम हो रहा है। कृषि में जो बैल खेत जोतते हैं, तो काम कौन कर रहा है, बैल कर रहे हैं, खेत जोतने का काम कर रहे हैं। उत्पादन से बैल जुड़ा हुआ है, और जो चीज उत्पादन से जुड़ी होती है दोस्तों, उसी का चित्रण अधिक होता है। यदि आज के समय में ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैक्टर आज के लिए उत्पादन कर रहा है, तो बच्चे खिलौने में ट्रैक्टर मांगेंगे, ना कि बैल मांगेंगे, और ना ही आपके गाय मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर आज के समय में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो खिलौने भी ट्रैक्टर के मिलेंगे, तो चित्रण भी ट्रैक्टर के मिलेंगे। लोग बाग ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो खिंचाएंगे, ना कि गाय पर। तो क्योंकि उस समय कुबड़े वाला सांड किससे, कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से संबंधित है, तो कुबड़े वाला सांड का सबसे अधिक मृण मूर्तियों में सबसे अधिक चित्रण मिलता है। क्योंकि कुबड़े वाला सांड है, तो गाय का भी संभव है, हड़प्पाई लोग गाय से भी परिचित होंगे दोस्तों। इस तथ्य को आप जान जाइए, क्योंकि गाय का चित्रण भला ही ना मिला हो कहीं पर भी, लेकिन अगर कुबड़े वाला सांड है तो गाय से भी वो परिचित थे। तो ऊंट का भी क्या मिला है, चित्रण मिला है। कुबड़े वाला सांड मैंने अभी बताया, तो इसमें एक इसका फैक्ट देख लीजिए। मृण मूर्ति में सर्वाधिक चित्रण किसका मिला है, कुबड़े वाला सांड का मिला है। एक श्रृंगरित पशु हिरण जैसी उसकी आकृति थी दोस्तों, लेकिन ये कैसा पशु है, ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक पशु है। इसकी वास्तविकता में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, वास्तविक का अस्तित्व नहीं मिलता। लेकिन सर्वाधिक मोहरों का चित्रण, मोहरों पर सर्वाधिक चित्रण किसका मिला है, एक श्रृंगरित पशु का। दोनों में अंतर जानना, कुबड़े वाले सांड का जो चित्रण मिला है मृण मूर्तियों में मिला है, और जो एक श्रृंगरित पशु का जो चित्रण मिला है, वो जो उसको सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, वो किस में मिल रही हैं, मोहरों पर चित्रण मिला है सर्वाधिक। मृण मूर्तियों पर किसका, कुबड़े वाले सांड का। मोहरे पर चित्रण किसका, तो एक श्रृंगरित पशु का, जो कि वास्तविक पशु नहीं है, काल्पनिक पशु है दोस्तों। कुत्ता बिल्ली कहां पर मिले हैं, मोहरों पर मिले हैं।
तो अब ये पशुपालन में हमने देखा कौन किस किस चीज का पशुपालन करते होंगे। गाय, ऊंट, कुबड़े वाला सांड, एक सिंगरी पशु, ये तो कैसा पशु है जो मैंने बता दिया, वास्तविक पशु नहीं है, कुत्ता बिल्ली से ये लोग परिचित थे दोस्तों, ये जानते थे, इन चीजों को या इन पशुओं को ये लोग जानते थे, इन चीजों से परिचित थे, इन चीजों से या इन पशुओं से ये परिचित थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के मोहर के ये साक्ष्य मिलता है कि इस संस्कृति के लोग किस किस से हाथी, बाघ, घोड़ा, हिरण से परिचित थे। किसे? हाथी, बाघ, घोड़ा और हिरण, सॉरी गैंडा, घोड़ा नहीं, घोड़ा मैंने गलती बोल दिया दोस्तों, घोड़ा बिल्कुल नहीं, घोड़े से हड़प्पाई लोग बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो घोड़ा बिल्कुल मत लगाना, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया दोस्तों। तो ठीक है, हाथी, बाघ, गैंडा और हिरण, इससे भी ये लोग परिचित है, क्योंकि ये चित्रण कहाँ मिले हैं? आदि शिव की जो मूर्ति है उस पर इनके चित्रण मिले हैं दोस्तों, आदि शिव की मूर्ति पर इसके चित्रण मिले हैं, बाघ, हाथी, गैंडा और हिरण के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहां से मिली है आपकी आदि शिव की जो प्रतिमा है या मूर्ति, कहां से मिली है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिली है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्रयोग निम्न वस्तु में विनिमय प्रणाली पर आधारित था। देखो दोस्तों, मुद्रा का प्रयोग नहीं, क्या है? मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी जो आपका मुद्रा है, ये सिक्के हैं, उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो कैसे व्यापार चल रहा था? विनिमय प्रणाली पर, विनिमय पद्धति प्रणाली पर क्या हो रहा था? व्यापार चल रहा था। यानी आपको अनाज की जरूरत है और मेरे पास धान है, तो मुझे धान की जरूरत है, तो मैंने धान दिया, आपसे अनाज ले लिया, इसको बोलते हैं विनिमय प्रणाली। बिना किसी मुद्रा के लेन देन को क्या कहते हैं? विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे अपने घरों में, आपकी माता ने किसी को क्या दे दिया? घी दे दिया। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे जो लोग, उसको पता हो कि वो पड़ोसी को घी दे देती हैं माता, तो पड़ोसी क्या देते हैं उसके बदले में? क्या दे देंगे? दूध दे देंगे या फिर कुछ और चीजें दे देंगे, अनाज दे देंगे। ठीक है, जहां पर पैसे का प्रयोग नहीं हो रहा है फिर भी लेन देन चल रहा है, उसको बोलते हैं विनिमय प्रणाली आधारित अर्थव्यवस्था। तो विनिमय प्रणाली आधारित थी ये अर्थव्यवस्था, हड़प्पा काल की अर्थव्यवस्था। तो मुद्रा का प्रयोग नहीं मिलता, यानी सिक्के का प्रयोग नहीं मिलता। यहाँ पर माप तोल की इकाई किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी दोस्तों। ये ध्यान रखना, माप तोल की इकाई जो 16 के अनुपात में है, ये चलेगा आपका ब्रिटिश काल तक चलेगा दोस्तों। आपके 1 रुपए में 16 आने होते थे। आपके अपने बड़े से जाके पूछना, अपने माता पिता से जाके पूछना, वो बताएंगे 1 रुपए में 16 आने होते थे। तो 16 इकाई होती थी 1 रुपए में, तो 16 का अनुपात चलता था माप तोल में, 16 का अनुपात होता था। कहां पे? हड़प्पा काल से कब तक चला? ब्रिटिश काल तक चला दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, मोहरें कैसी थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ियों से बनी थी। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया अब तक हमने कंप्लीट कर लिया सामाजिक वर्ग और अर्थव्यवस्था। अब आगे बढ़ते हैं, स्थापत्य पे आते हैं। अब आते हैं स्थापत्य पे। स्थापत्य में देखो, सबसे पहला मैंने बताया कि जो नगर है, हड़प्पाई नगर 2 भागों में विभाजित थे दोस्तों। 2 भाग कौन से थे? तो उचला या ऊपरी नगर या निचला या निचला नगर। तो ऊपरी नगर निचला नगर में क्या अंतर होता दोस्तों? कि ऊपरी नगर जो होता था वो आप देखोगे किस पे? ऊंचाई पर बसा था। वो क्या था? यानी ये ऊंचाई पर बसा है नगर, ये नीचे बसा है नगर, तो ये निचला नगर हो गया और ये ऊंचा नगर हो गया। अब ध्यान रखना, इन नगरों में भी अंतर मिला है दोस्तों। किस तरह का अंतर मिला है कि कुछ जगह से क्या हुआ है, ये 2 गुना होकर 3, धोलावीरा से 3 स्तर मिले हैं। देखो 3 चीज ध्यान रखनी है इसमें। एक तो दुर्गीकरण मतलब किलाबंदी। किलाबंदी, जो दुर्ग है उसकी किलाबंदी हुआ करती थी, यानी किलाबंदी चारों तरफ से उसको दीवार खड़ी कर दी जाती थी, उसको बोलते हैं किलाबंदी। क्योंकि दुर्ग में कौन? उच्च वर्ग के लोग रह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर सभी कीमती चीजें हैं, सभी कीमती, या फिर अपने जो उच्च वर्ग के लोग हैं अपना आपको बहुत क्या मानते हैं कि रईस हैं, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो किलाबंदी होती थी। दुर्ग की किलाबंदी होती थी, निचले नगर की किलाबंदी नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां पर दोनों नगर की किलाबंदी भी हुई है। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां पर 2 स्तर ना होकर 3 स्तर हैं। तो उन चीजों को मैं बता देता हूं आपको, आप नोटिस कर लीजिए, उन चीजों को देख लीजिए, कहां से क्या क्या मिला, किस तरह से दुर्ग देखे हैं। आप देखिए, सामान्यतः दो ही मिलते हैं, उचला नगर जिसको दुर्ग कहते हैं, निचला नगर जिसको नीचे जो निम्न नगर, जिसमें निम्नवासी या निम्न वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन आप जो देखोगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, किससे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से किस तरह की चीजें मिली हैं? ये देखो, ये दुर्ग है,
ये दुर्ग क्या है, इसकी किलेबंदी हो रखी है। दुर्ग क्या हो रखी है, किलेबंदी हो रखी है। ये मैंने किलेबंदी कर दी, दुर्ग की किलेबंदी है। लेकिन जो निचला नगर है, निचले नगर की क्या है, किलेबंदी नहीं है। निचले नगर की कोई किलेबंदी नहीं है। एक पैटर्न जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। अब दूसरा दिखाता हूं आपको दोस्तों। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा की, कालीबंगा की जो ये नगरीय विशेष जो नगर विशेषता क्या है, तो वहां पर आप देखोगे जो दुर्ग और निचला क्षेत्र मिला है, ये दुर्ग और निचला क्षेत्र मिला है, इस दोनों की किलेबंदी मिली है। दोनों दोस्तों, दोनों की क्या मिली है, किलेबंदी मिली है। ये एक विशेषता है कालीबंगा में, निचला दुर्ग और ऊंचा दोनों की क्या मिली है, किलाबंदी मिली है। यानी यहां के जो शासन व्यवस्था है, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने निचले लोगों के भी किलेबंदी यानी उनकी सिक्योरिटी का भी प्रबंध किया है। दोस्तों, एक पैटर्न और मिलेगा आपको, मैं दिखा देता हूं आपको, आप नोटिस कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोथल, लोथल और सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा, यहां से क्या मिला है दोस्तों, यहां पर जो पैटर्न मिला है नगरों का, ये एक अलग ही प्रकार है, एक अलग ही स्तर है। यहां पर क्या किया गया है, ये दुर्ग है, ये निचला नगर है, ये दुर्ग है, ये निचला नगर है, इन दोनों की किलाबंदी एक साथ की गई है। इन दोनों की किलाबंदी एक साथ की गई है। यहां पर अलग अलग है, यहां पर एक ही की गई थी, बस दुर्ग की गई थी, निचले दुर्ग की, निचले जो नगर है उसकी नहीं की गई थी। यहां पर ऊंचले नगर की गई है और निचले नगर की अलग अलग की गई है। लेकिन लोथल और लोथल और सूरकोटड़ा से क्या मिला है, आपका निचला नगर और दुर्ग दोनों की क्या की गई है, एक ही किलाबंदी की गई है। एक देखिए धोलावीरा, धोलावीरा एक अपना आप में एक खास उदाहरण है कि धोलावीरा की विशेषता कुछ अलग ही है। धोलावीरा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है धोलावीरा से कि कहां पर 3 स्तरीय नगर बसाए गए हैं। अब तक मैंने सबके सब क्या है, 2 स्तरीय, उचला निचला, उचला निचला। एकमात्र धोलावीरा ऐसा है जहां पर 3 स्तर पाए गए हैं। दोस्तों, यहां पर क्या है, बस उचला नगर है, निचला नगर है, उचला नगर है, निचला नगर है, किलेबंदी में फर्क है। बाकी क्या है 2 ही नगर, उचला नगर, निचला नगर। उचले नगर में उच्च वर्ग, निचले नगर में निम्न वर्ग। लेकिन धोलावीरा की एक अपनी विशेषता है। धोलावीरा में क्या विशेषता है दोस्तों, देखो यहां पर 3 स्तर पाए गए हैं। ये दुर्ग है, उसके बाद एक मध्य में है, एक नगर मध्य में बसाया गया है, और एक निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग है। ये धोलावीरा आपको दिखाएगा, इसकी किलेबंदी देखोगे तो दुर्ग की भी किलेबंदी है, मध्य नगर की भी किलेबंदी है, निम्न वर्ग की किलेबंदी नहीं है, यानी निचले नगर की किलेबंदी नहीं है। दोस्तों, इसकी किलेबंदी नहीं है। यहां पे इसकी भी किलेबंदी है, दुर्ग की भी, मध्य नगर की भी, निम्न की। एकमात्र देखो क्वेश्चन क्या बनेगा धोलावीरा से, ऐसा कौन सा स्थल है हड़प्पा काल का जहां पर 3 स्तरीय नगर पाए जाते हैं, धोलावीरा। 3 स्तर में कौन कौन सा, और दुर्ग, मध्य और निम्न, दोनों की, दुर्ग की भी किलेबंदी है, मध्य की भी किलेबंदी है, लेकिन निम्न जो निचला नगर है उसकी किलेबंदी नहीं है। तो ऐसे क्या क्या लगाया गया कि यहां पर संभवतः शासक वर्ग रहा होगा। क्या अंदाजा लगाया गया, यहां पर शासक वर्ग रहा होगा दुर्ग में, मध्य में वाणिज्य वर्ग रहा होगा, और निम्न में कौन रहा होगा, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, तो ये दिखा दिया मैंने आपको। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी। अब ईंटों का अनुपात क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थापत्य। स्थापत्य में क्या जो चीजें बनती हैं, किस जो नगर है या वहां पर जो मकान बनाए गए हैं, वो सब चीजें स्थापत्य में आती हैं। तो ईंटों का अनुपात क्या रहा है, 4:2:1 में ईंटों का अनुपात देखा गया है। दोस्तों, रोड क्या है, समकोण पर काटती हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें कितनी हैं, कितनी चौड़ी हैं, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें 10.5 मीटर चौड़ी हैं। कितनी चौड़ी हैं, देखो दोस्तों सड़कें कितनी चौड़ी हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की ईंटें से निर्मित पक्की नालियां मिली हैं। कहां से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिली हैं, पक्की ईंटों से निर्मित क्या मिली हैं, पक्की नालियां मिली हैं। दोस्तों, धोलावीरा से क्या मिला है, धोलावीरा में नालियों से जल की पूर्ति की जाती थी। मैंने पहले भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया गया है कि धोलावीरा में जो कुएं में आपको मिलेंगे, वहां से क्या होगा, किसके नालियों से, नदी से नाली निकाली गई, नाली से क्या की गई है, जल की आपूर्ति की गई है। कुएं
पाताल तोड़ या कुएं के नीचे से भूजल नहीं मिल रहा है दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। प्रमुख भवन देख लीजिए दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको अलग से डाल दिया है ताकि आपकी इन पर बिल्कुल नजर एकदम जाए। आप नोट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। ये कंटेंट बहुत ही सफिशिएंट है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर क्या है। वृहत स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदारो से, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वृहत होज कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला है दोस्तों। ठीक है, अन्नागार कहां से मिला है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। 4 स्थल से आपको अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा देखिए, गोदीवाड़ा कहां से मिला है दोस्तों? लोथल, आपको मैंने बताया है, लोथल में बताया था प्रीवियस क्लास में कि लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखिए, सभा भवन कहां से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। स्टेडियम, ये पूछा गया है क्वेश्चन, स्टेडियम कहां से मिला है दोस्तों? धोलावीरा से। वृहत होज भी धोलावीरा से मिला है, स्टेडियम भी धोलावीरा से मिला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या क्या जाना एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं। सामाजिक वर्ग, ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था, स्थापत्य, और अब आपका है धर्म। दोस्तों 5 मिनट दीजिएगा, धर्म और पतन दोनों हो जाएगा इस संस्कृति का। तो देखिए दोस्तों, धर्म पे देखिए, अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा लोग कौन से धर्म को या किस तरह की धार्मिक गतिविधियां करते थे। दोस्तों देख लीजिए, मातृ देवी की पूजक थे दोस्तों। जो हड़प्पाई लोग थे मातृ देवी के पूजक थे, और हमें मातृ देवी के पूजक आज भी हैं, आज भी हड़प्पा काल से ये परंपरा चली आ रही है। मातृ देवी के पूजक हम आज भी हैं, ये लोग भी मातृ देवी के पूजक थे, इसलिए कहा गया कि ये समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा। लेकिन मैंने इस बात का खंडन भी किया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर में एक योगी, देखो जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें एक योगी योग अवस्था में बैठा है, जिसका संबंध आगे जाकर किससे जोड़ दिया गया? आदि शिव से जोड़ दिया गया। किसने जोड़ा? सर जॉन मार्शल ने जोड़ दिया। इसका संबंध किससे? आदि शिव से जोड़ दिया। इसको आदि शिव की संज्ञा दी थी सर जॉन मार्शल ने, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आदि शिव की संज्ञा जो मोहनजोदाड़ो से मोहर मिली है योगी वाली, योगी योग करते योगी की, उसके आदि शिव से किसने जोड़ा है? तो सर जॉन मार्शल ने जोड़ा है उसको। चलो आगे देखते हैं, इसके चारों ओर क्या मिला है? चारों ओर विभिन्न पशु मिले हैं। कौन कौन से पशु मिले हैं दोस्तों? वो है हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था पशुपालन में। ठीक है, तो सिर पर क्या मिला है? 3 सिंह मिले हैं। सिर पर क्या? 3 सिंह मिले हैं। ठीक है, उसके निशान में 3 सिर मतलब 3 सिंह निकले हुए हैं, उसके निशान मिले हैं, जिसको त्रिशूल से जोड़ा गया है दोस्तों। आदि शिव के त्रिशूल से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लोग किसकी? लिंग और योनि की पूजा करते थे। किसी करते थे दोस्तों? लिंग और योनि की पूजा करते थे ये लोग। विभिन्न प्राकृतिक चिन्हों के पूजा, मतलब जैसे कि प्राकृतिक चिन्हों की पूजा कैसे? अग्नि, सूर्य, चांद, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य, जल, वृषा या वृक्ष, पशु, जितने भी प्राकृतिक जो आपके प्राकृतिक चिन्ह हैं सबकी ये पूजा करते थे। क्योंकि नदी की पूजा कर ली, समुद्र की पूजा कर ली, क्योंकि ये क्या है कि जब तक आपको तर्क नहीं हो, किसी चीज के बारे में आप तर्क नहीं जानते हो, तो आप उसको ईश्वरीय रूप दे देते हैं दोस्तों। मान लो कोई साधु आपके सामने बैठा है और उसने ऐसे हाथ किया और हाथ में एक गोला आ गया या हाथ में कोई सोने की चैन आ गई, क्योंकि आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये सोने की चैन आई कैसे, तो आप सोचेंगे कि जो आपके साधु या संत या जो भी कोई भी ऐसा कारनामा कराने वाला या साधु संत छोड़ दीजिए, कोई धर्म विशेष नहीं लेते दोस्तों। या भी कोई भी व्यक्ति ले लो, धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी, किसी के भी धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात वापस लेता हूं, इसके लिए सॉरी। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो जाए, जादूगर खड़ा हो जाए और ऐसे करके आपके सामने सोने की चैन दिखा दे, तो सोने की चैन आने के बाद आपके मन में क्या आएगा कि ये जो सोने की चैन आई है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये आई कैसे है। तो फिर क्या करोगे कि जो बंदा है इसके अंदर कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है।
तो जो पानी है, जल है, वर्षा है, इन लोगों को ये नहीं पता था कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो ये लोग क्या मानते थे कि जो वर्षा हो रही है ईश्वरीय द्वारा हो रही है। जो पानी, जो नदी पानी लेकर आ रही है, ये नहीं पता ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन्हें नहीं पता ग्लेशियर पिघल रहे नहीं पिघल। आप तो बता दोगे कि वहां पर क्या हिम वर्षा होती है, उसके बाद ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी आता है। लेकिन इनके लिए क्या था, इतने सारी जल राशि आ रही है, क्योंकि वे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा ये भी एक ईश्वरीय शक्ति है। ऐसा योनी ओल्डिंग से है। इन दोनों के संबंध से एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो नए जीवन की जब उत्पत्ति होगी तो इनको लगेगा देखो कैसे मानव में से मानव निकल आया, कैसे पशु में से पशु निकल आया, तो ये क्या है, ये कोई ईश्वरीय शक्ति है। ये काम कौन कर सकता है, ईश्वरीय शक्ति कर सकती है, क्योंकि इसके पीछे की बायोलॉजी वो लोग नहीं जानते। कोई भी समाज, जनजातीय समाज हो, किसी भी महाद्वीप का हो, वो पहले प्रकृति पूजक होगा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वो प्रकृति पूजक होगा ही होगा, क्योंकि जिस चीज को इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिस चीज का तर्क नहीं दे पाता, उसको क्या कहता है, वो ईश्वरीय शक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना। यही इसी चीज का फायदा विभिन्न धर्मों के जो पाखंडी लोग हैं वो करते हैं। मैं पाखंडी की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ये बात मुझे कहने की थी, ये बात मैं हमेशा कहूंगा। मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास, ये लोग क्या करते हैं, मृत्यु के पास जीवन में विश्वास रखते हैं। क्योंकि इसका साक्ष्य कैसे, ये आप कैसे बोल सकते हो कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन में विश्वास रखते हो, क्योंकि आपको तो कोई साहित्यिक साक्ष्य मिले नहीं है। आपके जहन में क्वेश्चन उठने चाहिए, क्यों मैंने यह बात बोली मृत्यु के पश्चात ये जीवन में विश्वास रखते थे। तो इसका साक्ष्य मिलता है उनके समाधान से, उनके कब्र से। उनके कब्र में क्या मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, मृद भांड मिलते हैं। यानी उसका मतलब क्या है, अगर आप किसी की कब्र में कोई मृद भांड डाल रहे हो, यानी उसके जो वो प्रयोग करता था जो चीजें, वो चीजें उसकी कब्र में डाल दो, चूल्हा डाल दो, लकड़ी डाल दो, उसके पीने का प्याला डाल दो, उसके जो यूज करता है मोबाइल वो डाल दो। भाई मरा हुआ व्यक्ति उसका क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि उनका मानना क्या है कि मरने के पश्चात ये इन चीजों का प्रयोग करेगा, तो हम उसकी कब्र में डाल रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, वे मरने के बाद भी जीवन की क्या करते हैं, जीवन में विश्वास रख रहे हैं। यदि आप किसी की कब्र में सारी चीजें डालते हो, तो आज भी आप करते हो ना कि भाई मरने के बाद उसको सबसे पसंदीदा उसको कपड़े पहनाओगे, उसको जो उसके शौकीन चीजें वो लेके दोगे। यानी आप क्या कर रहे हो कि भाई जब ये जा रहा है तो पूरा अपना ऐशो आराम में जाए, पूरा जो उसकी इच्छाएं थी वो सारी की सारी पूर्ण हो। तो आप क्या कर रहे हो, मरने की बाद, यानी मरने के बाद भी जीवन में आपका विश्वास है। इसका मतलब ये है, क्योंकि मरने के बाद जब कोई जीवन में विश्वास है ही नहीं, तो आप सीधा सिंपल ऐसा कोई ड्रामा करे हो ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका धर्म से संबंधित जो चीजें मैंने बताई, हड़प्पा काल के धर्म से संबंधित मैंने चीजें बता दी। अब बात कर लेते हैं पतन पे, बस 2 मिनट की बात है दोस्तों, पतन पे बात कर लेते हैं। हड़प्पा काल के पतन में या पतन के कई सारे तर्क दिए हैं, कई सारे सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांत को जानते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहेंगे कि ये जो वैदिक आर्य आए थे उनसे उनकी भिड़ंत हुई, उसमें यह संस्कृति विनष्ट हो गई। उन लोगों ने इतने बुरी तरीके से वहां पर उन लोगों को मार दिया या उनको भगा दिया या उनको क्या कर दिया, युद्ध में पराजित कर दिया। तो इस वजह से ये संस्कृति क्या हो गई, विनष्ट हो गई। एक तर्क तो ये दिया गया है दोस्तों। एक तर्क दिया है भूविवर्तनिक सिद्धांत। जो प्लेट है, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो भूविवर्तनिक प्लेट क्या हुई, आपस में टकरा गई, और जो अर्थव्यवस्था है भूकंप की वजह से या फिर जो नदियां हैं उसने रास्ता बदल लिया, उसकी वजह से क्या हो गया, ये सभ्यता विनष्ट हो गई। एक तर्क ये दिया गया है। नदी की धाराओं में परिवर्तन, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। नदी ने क्या कर लिया, अपना रास्ता बदल लिया। सिंधु नदी के जो संबंधित नदियां हैं उन्होंने रास्ता बदल लिया, क्योंकि वहां पर पानी की कमी पड़ गई। तो जहां पर नदी होती है वहीं पर सभ्यता विकसित होती है। जब पानी की कमी पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा, तो वे लोग क्या कर दिए गए, वहां से छोड़कर कहीं अन्यत्र क्षेत्र में या गंगा घाटी में जाकर बस गए। इस वजह से क्या हो गया, ये सभ्यता विनष्ट हो गई। एक तर्क ये दिया गया है जनजाति कबीलों का हड़प्पाई क्षेत्रों में प्रवेश। जनजाति कबीले कौन हैं, तो जनजाति जो कबीले जो दक्षिण में रहने वाले जो जनजातीय लोग थे, क्योंकि वहां पर क्या थे, मैंने बताया कि दक्षिण अभी क्या है, पीछे चल रहा है। दक्षिण में अभी भी ताम्रपाषाण युग ही चल रहा है या पाषाण युग चल रहा है। तो वहां के लोग क्या है, जनजातीय लोग हैं। उन्होंने संभवतः क्या कर दिया होगा, हड़प्पाई जो नगर है उससे आकर्षित होकर हड़प्पाई लोगों पर आक्रमण कर दिया होगा, उस वजह से यह सभ्यता विनष्ट हो गई। तो दोस्तों ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी है, कोई एक कारण इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। सभी के सभी कारणों के लिए अपने अपने तर्क हैं। कैसे वैदिक आर्यों का आक्रमण भी हुआ होगा, ये भी बात
बिल्कुल निश्चित है कि भूविवर्तनिक सिद्धांत भी बिल्कुल मान्य रखता है, क्योंकि ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं कि नदियों ने अपने रास्ते बदले हैं। कुछ जलवायु के प्रमाण भी हैं, जलवायु की वजह से भी क्या हो गया कि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से वे लोग क्या हुआ, गंगा घाटी में बस गए, तो जो अपने नगर में वैसे के वैसे छोड़कर चले गए, तो वैसे छोड़कर उसके क्या हो गया, सभ्यता वो विनष्ट हो गई। ऐसा भी प्रमाण मिलता है। नदियों की धाराओं ने परिवर्तन किया है, या बाढ़ के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि क्या है, लोथल में 7 लेयर मिलती है बाढ़ की, तो संभवतः बाढ़ भी आई होगी, सूखा भी पड़ा होगा, आर्यों ने आक्रमण भी किया होगा, जनजातीय कबीलों का हड़प्पा के साथ भी संघर्ष हुआ होगा। ये सारे के सारे जो सिद्धांत दिए गए हैं सारे के सारे मान्य हैं दोस्तों। सभी को मिलाकर क्या हुआ है, अगर सभी को मिलाकर कंक्लूजन किया जाए, ये सभी कारण रहे होंगे या रहे हैं किसके, संस्कृति के विनष्ट या पतन होने में। तो अब किसने क्या दिया, वैदिक आर्यों का सिद्धांत तो मार्टिन व्हीलन ने दिया। ये क्वेश्चन बनेगा, किसने कौन सा सिद्धांत दिया। वैदिक आर्यों वाला जो मैंने बताया अभी आपको, जो उनका संघर्ष हुआ है, वो मार्टिन व्हीलन ने दिया है। भूविवर्तनिक सिद्धांत रॉबर्ट एल राइस ने दिया है। नदी की धाराओं में परिवर्तन का एच.टी. लेम्ब्रिक ने दिया है। जनजातीय कबीलों का हड़प्पाई क्षेत्रों में प्रवेश किसने दिया है, डी.के. चक्रवर्ती ने दिया है। दोस्तों आज हमने अपना हड़प्पा काल या सिंधु सभ्यता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इतने संक्षिप्त में, इतनी ज्यादा स्पीड में मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ाया है दोस्तों, कि आप भी इन चीजों क्या कर लेना, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, इस सभी नोट्स को प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। यही मेरा दावा भी है, मेरा विश्वास भी है। आप भी मुझ पर विश्वास बनाओगे तभी आप परीक्षा में सफल हो पाओगे। कभी भी अपने टीचर पर संशय मत करना दोस्तों कि ये जितना बताया गया है इतना नहीं है, मैं और पढ़ूंगा। आप बस इतना पढ़ लीजिए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा सिंधु सभ्यता दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका फिर मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ, आपका भी एक कर्तव्य बनता है दोस्तों कि आप शेयर को, जो आपका चैनल है उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।